जरा सोच कर देखिए कितना भयानक होगा वो मंजर जिसमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने ही मरे हुए साथी और रिलेटिव्स का मांस खाना पड़े। भूख इतनी थी कि कुछ लोग हवाई जहाज के पार्ट्स तक खाने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना करके देखिए क्या होगा अगर आपको एंडीज जैसी वीरान पहाड़ियों पर जो 3800 फीट ऊंची हैं, बिना खाना पानी के -30 डिग्री सेल्सियस के आंधी तूफान में सरवाइव करना पड़े, जहां सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई परिंदा भी पर न मारता हो। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एंडीज के पहाड़ियों में क्रैश हुए साल 1972 में फ्लाइट 571 की, जिसमें बच्चे कुछ लोगों ने 72 दिनों तक अपने आप को कैसे जिंदा रखा, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 13 अक्टूबर साल 1972 में क्रैश हुए फ्लाइट की कहानी वास्तव में दिल दहला देने वाली कहानी है। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सांटियागो में पहुंचना है, और इसमें बैठे हैं रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके साथ में मैच देखने जा रहे हैं उनके साथी और घर परिवार के लोग। इस उड़ान को उरुग्वे से सांटियागो पहुंचने का टाइम महज 3 घंटे का था, लेकिन इन 3 घंटों के अंतराल इनको पार करनी है विशाल एंडीज की पहाड़ियां, जो कि हिमालय पर्वत के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियों में से हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में भयानक तूफान आता है जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। तभी पायलट को एहसास होने लगता है कि इससे आगे जाना नामुमकिन है और अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में रात में रुकने का डिसीजन लेते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर को ये विमान 2:18 पर दोबारा टेक ऑफ करता है सांटियागो पहुंचने के लिए, लेकिन उसके ठीक 1 घंटे बाद पायलट समेत सारे पैसेंजर को एक भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलता है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास में बादल आ जाते हैं, चारों तरफ इतने बादल आ जाते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पायलट अपने एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस से दूरी का आंकड़ा लगाने लगते हैं और 3:21 पर उनको लगता है कि अब तक हमने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया होगा, और प्लेन को धीरे धीरे नीचे करने लगते हैं। इसी बीच प्लेन के अलार्म्स बजने लगते हैं, बार बार वार्निंग का सिग्नल मिलने लगता है। प्लेन में बैठे अब आधे पैसेंजर घबरा चुके हैं। तभी एक लड़का खिड़की से देखता है कि अब बादल धीरे धीरे घटने लगे हैं, और जैसे ही प्लेन बादलों से निकलता है पायलट देखते हैं कि एक बहुत करीब बहुत बड़ी चट्टान उनके सामने है। तभी पायलट पैनिक में आकर हवाई जहाज को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लेन के अलार्म्स जारी हैं, पायलट पूरी पावर लगा रहे हैं कि प्लेन को सेफली पहाड़ी के ऊपर से निकाला जा सके, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और 3 लोगों की इमीडिएटली मौत हो जाती है। कुछ सेकंड और ये प्लेन ऊपर की ओर जाता है, लेकिन फिर अचानक नीचे गिरने लगता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद प्लेन की दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाती है। कुछ पैसेंजर और प्लेन से उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा है जो ग्लेशियर पर जाकर गिरता है और 350 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। दोनों पायलट की इमीडिएटली मौत हो जाती है। अब यह हवाई जहाज एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन इस भयानक घटना में 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये किसी तरह इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हालात में हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर अटके हुए हैं। आखिर किसी के साथ बुरा से बुरा कितना हो सकता है, और ये तो बस शुरुआत थी। अब आगे जो इनके साथ होने वाला है उस दर्दनाक कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये दिल दहला देने वाली कहानी है उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। इस क्रैश में बचे 33 लोगों में से किसी तरह 2 लोग पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, जिसमें पहले हैं रॉबर्टो कनेसा और दूसरे हैं गुस्तावो जर्विनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे, और देखते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और जख्मी लोगों की किस तरह से मदद की जा सकती है। ये देखते हैं बहुत से लोग बुरी तरह जख्मी हैं। इनमें एक पैसेंजर हैं फर्नांडो परादो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में हैं। जितना इनसे हो सकता था उतनी ये कोशिश करते हैं कि बचे हुए पैसेंजर्स की मदद करने में। दूसरी तरफ क्रैश के तुरंत 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च और रेस्क्यू सर्विस टीम को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। इमीडिएटली 4 हवाई जहाज भी तैनात किए जाते हैं पैसेंजर को रेस्क्यू करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये पूरी कोशिश करते हैं पैसेंजर को ढूंढने की, लेकिन अफसोस उन्हें कुछ नहीं मिल पाता।
प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज वाइट कलर का था और ये ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ वाइट स्नो और सफेद बर्फ थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात पैसेंजर सोचते हैं कि किसी तरह आज की रात निकल जाए तो उन्हें कल कोई न कोई बचाने आ जाएगा, लेकिन इस भयानक ठंड को 5 घायल लोग नहीं सह पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब जिंदा बचे लोगों की संख्या 33 से 28 हो चुकी है। जिंदा बचे लोगों ने प्लेन के बचे कुचे हिस्से का इस्तेमाल किया घर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पिछले हिस्से को बंद करने के लिए ताकि ठंड से बचा जा सके। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चुना था वो सही था, लेकिन फिर भी प्लेन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि सर्च हवाई जहाज जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख सकें, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता है। उस दिन 1 या 2 नहीं बल्कि 4 हवाई जहाज इनके ऊपर से भी निकलते हैं। तभी सर्वाइवर चिल्ला चिल्ला कर पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हें नोटिस कर लें। वो फिर भी देख नहीं पाते हैं। एक और दिन इसी कोशिश में निकल जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग महसूस करते हैं कि जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। तब वो बर्फ़ के टुकड़ों को धूप में पिघलाकर बूंद बूंद करके शराब की बोतलों में भर लेते हैं। इसके साथ साथ कई पैसेंजर सीट की जो गद्दियाँ थी उनका इस्तेमाल करते हैं स्नो शूज के तौर पर और सीट के कवर में मौजूद बोल का इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। अगला दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो परादो जाग उठते हैं अपने कोमा से और उनको पता चलता है कि उनकी मां इस क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साल की बहन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में है। परादो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लाते हैं। जैसे तैसे दिन गुजारते गुजारते अब इस घटना को 8 दिन हो चुके हैं। परादो की बहन भी गुजर चुकी है। इनमें से ऐसे भी बहुत से लोग थे जो समुद्र किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ देखी भी नहीं थी। अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बिना खाना पानी और जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यहाँ बस किसी तरह से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थिति में प्रॉब्लम एक और भी थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की किरणें स्नो और बर्फ पर रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं और इन लोगों के पास सन ग्लासेस के ओनली 3 पेयर थे। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी अपने हाथ खड़े कर देती है, ये सोचकर कि इन 8 दिनों में किसी का कोई पता नहीं लगा और अब बहुत कम चांस है कि अभी तक कोई जिंदा भी बचा होगा और सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच एक सर्वाइवर को ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा मिलता है हवाई जहाज की सीट में और वो रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं और ये काम भी करने लगता है, लेकिन समस्या ये थी वो सिर्फ रेडियो पर सुन सकते थे, अपना मैसेज छोड़ नहीं सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन बाद और इनको पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। इन लोगों का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद, तो कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। 11वें दिन तक सर्वाइवर को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं था शुरुआत में, तो रोज़ाना बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे। जहाँ तक कि परादो ने तो एक मूंगफली के दानों को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। खाना अब खत्म होने की कगार पर था। 3800 मीटर की ऊंचाई पर ना तो कोई पेड़ पौधे थे, ना ही कोई जीव जंतु जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था और कुछ लोगों ने प्लेन के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों में लगी कॉटन को और सीटों में लगी लेदर को खाने की कोशिश करी। ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, तो इन सर्वाइवर ने ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था क्योंकि जो लोग मारे गए थे वो इनके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स थे। ये आइडिया पहले कनेशा को आया तो पहले ट्राई भी उसी ने किया। कुछ और लोग कोशिश करते हैं खाने की, लेकिन उनको हजम नहीं होता और वो साफ मना कर देते हैं। लेकिन 2 दिन और गुजरे, कोई और ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तब उन्होंने भी इंसानी शरीर को अपना खाना बनाया। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज़ इन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एविलांच आ गया है और प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ घुस जाती है।
जिसमें 8 लोग और बर्फ में दबकर मारे जाते हैं। अब जिंदा बचे लोगों की संख्या रह गई है 19। ये 19 लोग भी अभी बर्फ के अंदर एक छोटी सी जगह में दबे हुए हैं और 2 दिन तक लगातार खोद कर टनल बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। और बाहर निकल कर देखते हैं कि एक बहुत भयानक तूफान आ रहा है, तो वापस उसी टनल में अगले 3 दिन तक फंसे रहते हैं। 3 दिन बाद जब बचे कुछ लोग बाहर निकलते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो खुद से ही एफर्ट करना होगा, अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। कनेसा, परादो और बिजेंटिन इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को सबसे ज़्यादा खाना दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े भी इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर निकलकर पैदल चलकर मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था कि लोकेशन का सही अंदाज़ा लगाना, और इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर वेस्ट की ओर चलेंगे तो चिली देश के किनारे पहुँच जाएंगे। मगर अफसोस इनका अंदाज़ा गलत था और वहीं रेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी बिल्ड करने के लिए। 15 नवंबर क्रैश के 33 दिन बाद ये ईस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और घंटों चलने के बाद उन्हें अपने ही प्लेन का टूटा हुआ पिछला हिस्सा मिलता है, जिसमें इनको बहुत सारा खाना और साथ ही साथ इनको मिलता है एक कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम, जो कि ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन कर सकता था बल्कि बाहर भी मैसेज भेजे जा सकते थे। और तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना रेडियो सिस्टम को चालू किया जाए। लेकिन ऐसी हालात में 24 किलो की बैटरी प्लेन के दूसरे हिस्से तक ले जाना नामुमकिन था। फिर भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब रियलाइज कर चुके थे कि अगर जिंदा बचना है तो पैदल चलना होगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 दिन बाद एक और एविलांच आता है और 3 और लोग मारे जाते हैं। अब बचे हैं सिर्फ 16। बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इनको रात में रुकने और -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड से बचने का कोई तरीका चाहिए था। तभी सभी लोग कपड़े इकट्ठे करते हैं और एक स्लीपिंग बैग बनाते हैं। अब इस क्रैश को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। 3 बहादुर लड़के कनेसा, परादो और बिजेंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने। इनको पहाड़ी के उस पार जाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना होगा और इनको लगता था कि ये कुछ ही किलोमीटर दूर है, जो कि 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे, फिर किसी की मदद मिल ही जाएगी। और इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई रखी थी। दिन में पहाड़ी पर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहे, वहीं रात में सोने के लिए सिर्फ एक मामूली से बैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जहां ऑक्सीजन की कमी थी, हवा बहुत पतली हो चुकी थी और ठंड का बहुत बुरा हाल था। 3 दिन चलने के बाद चौथा दिन और इनको रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं होता। लिमिटेड खाने की वजह से बिजेंटिन डिसाइड करते हैं कि वो वापस चला जाएगा और अब 2 लोग ही आगे रास्ता तय करेंगे। और बिजेंटिन सीट का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 घंटे में अपने क्रैश पॉइंट पे पहुंच जाता है। जरा सोचकर देखिए, जिस पहाड़ी को चढ़ने के लिए 3 दिन लगे थे वो सिर्फ 1 घंटे में वापस पहुंच चुका था। कनेसा और परादो अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगे और पहाड़ी के टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है और बहुत कोशिश करते हैं कि कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। फिर इन्हें दिखता है कि दूर वेस्टर्न होरिजन में 2 पहाड़ी की चोटी हैं जहाँ पर बर्फ नहीं है, और ये डिसाइड करते हैं कि इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी है। अब परादो और कनेसा उसी दिशा में डेली हाइकिंग करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली में पहुंच जाते हैं जहां इनको नदी दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में नदी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नदी के बहाव से नीचे जाने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था और उसी बहाव के साथ चलते रहते हैं। फाइनली 9 दिन चलने के बाद ये इतना थक चुके थे कि अब इनमें एक कदम और रखने की हिम्मत नहीं थी। तभी नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखते हैं और परादो चिल्लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के शोर की वजह से आवाज़ वहां तक पहुंच नहीं रही थी। लेकिन बाई चांस उनमें से एक इंसान परादो और कनेसा को नोटिस कर लेता है और उनकी तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, टुमारो, मैं कल दोबारा आऊँगा। अगले दिन वह आदमी वापस आता है और इस बार वो अपने साथ कागज़ और पेंसिल लाता है और एक डीले की मदद से कागज़ और पेंसिल को नदी के पार फेंकता है। परादो को पहली बार मौका मिला था अपना संदेश बाकी लोगों तक पहुंचाने का, और वो लिखता है कि मैं उरुग्वा से आया हूं, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं, मेरे साथी क्रैश पॉइंट पर मौजूद हैं, हमें मदद की ज़रूरत है,
हमारे पास खाना नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम में चलने की भी हिम्मत नहीं है, प्लीज़ हमें बचा लो। नदी के दूसरी तरफ जो आदमी था वो समझ चुका था और अपने साथियों से बात करता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, ये सोचकर कि 2 महीने पुराने क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है, और वो एक ब्रेड का टुकड़ा फेंककर तुरंत वहां से रवाना हो जाता है। फाइनली सर्जियो जब सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमांड्स को बताई जाती है। पता चलता है कि कनेसा और परादो ने अपने उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं तो ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। चिली की एयरफोर्स इमीडिएटली 3 जहाज भेजती है इनको रेस्क्यू करने के लिए और परादो को अपने साथ बिठाती है ताकि क्रैश पॉइंट की लोकेशन का पता लगाया जा सके। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर फाइनल पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर की जान बचाने के लिए। टोटल 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिनमें कईयों का आधा वजन हो चुका था, लेकिन 16 के 16 रिकवर कर जाते हैं।